दे देता हूँ कि ये मानवा मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। तुम्हारी एज 14, 15, 18 तक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें ऐसी चीजें क्यों पसंद आती हैं, लेकिन ये एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी और अब हम इस पर एक पार्ट बना रहे हैं। अगर इस पर बाई चांस किसी जादू से बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं तभी इसका सेकंड पार्ट बनेगा, और तब वो भी शायद एक ऐसा ब्लॉन्ड लड़का है जो कि असली दुनिया से एक गेम वर्ल्ड में लेकर आया गया था, फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां पर हर एक मेन कैरेक्टर एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। अब ज्यादातर फैंटेसी वर्ल्ड्स में ये होता है कि तुम वहां पर जाते हो, तुम स्ट्रांग होते हो, तुम वीक होते हो, तुम जीत सकते हो, लेकिन इस दुनिया में इसकी किस्मत खराब है। एक ऐसा विलेन बनकर आता है जो कि बस शुरू में टेम्परेरीली आता है और उसके बाद तबाह हो जाता है। यहाँ पर इस बेचारे लड़के के साथ बहुत कुछ बुरा होता है। ये सुंदर मेड इसके साथ फ्लर्ट करती है, उसके अलावा ये आइस प्रिंसेस भी इसके साथ फ्लर्ट करती है। कितना बुरा हो रहा है। और ये लाल ड्रेस में जो लड़की है जो कि इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो या हीरोइन है, वो भी इसके साथ फ्लर्ट करती है। और तुम कुछ पिक्चर्स देख सकते हो तो तुम समझ ही रहे हो कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम्हें वीडियो छोड़कर जानी है और इस पर बहुत कम व्यूज आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। और अब इसे अचानक से फ्यूचर दिखाई देता है और इसे दिखाई देता है फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। इसे बांध दिया जाएगा और तुम शैडो देख सकते हो। और तो और उससे बुरी चीज इसके साथ ये होती है कि इसके फादर एक वॉर पर जाते हैं और वॉर पर जाने से पहले इन्हें कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए एयर्स की जरूरत है, आगे वंशज बढ़ाने के लिए बच्चों की जरूरत है, तो मेट्स एंड तुम समझ सकते हो। यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स है जो मुझे लिमिट करने पड़ रहे हैं। और अब एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऑलमोस्ट ये एक मेट्रियार्की है जहाँ पर लड़कियां ही मेन इंचार्ज होती हैं हर चीज की, वहां पर क्या ये सरवाइव कर पाएगा? चलो देखते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है कैम्बल फैमिली के एक पैलेस में, जहां पर एक लड़का उठता है जो कि यही ब्लॉन्ड लड़का किस्मत खराब है। एक ऐसा विलेन बनकर आता है जो कि बस शुरू में टेम्परेरीली आता है और उसके बाद तबाह हो जाता है। यहाँ पर इस बेचारे लड़के के साथ बहुत कुछ बुरा होता है। ये सुंदर मेड इसके साथ फ्लर्ट करती है, उसके अलावा ये आइस प्रिंसेस भी इसके साथ फ्लर्ट करती है। कितना बुरा हो रहा है। और ये लाल ड्रेस में जो लड़की है जो कि इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो या हीरोइन है, वो भी इसके साथ फ्लर्ट करती है। और तुम कुछ पिक्चर्स देख सकते हो तो तुम समझ ही रहे हो कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम्हें वीडियो छोड़कर जानी है और इस पर बहुत कम व्यूज आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। और अब इसे अचानक से फ्यूचर दिखाई देता है और इसे दिखाई देता है फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। इसे बांध दिया जाएगा और तुम शैडो देख सकते हो। और तो और उससे बुरी चीज इसके साथ ये होती है कि इसके फादर एक वॉर पर जाते हैं और वॉर पर जाने से पहले इन्हें कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए एयर्स की जरूरत है, आगे वंशज बढ़ाने के लिए बच्चों की जरूरत है, तो मेट्स एंड तुम समझ सकते हो। यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स है जो मुझे लिमिट करने पड़ रहे हैं। और अब एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऑलमोस्ट ये एक मेट्रियार्की है जहाँ पर लड़कियां ही मेन इंचार्ज होती हैं हर चीज की, वहां पर क्या ये सरवाइव कर पाएगा? चलो देखते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है कैम्बल फैमिली के एक पैलेस में, जहां पर एक लड़का उठता है जो कि यही ब्लॉन्ड लड़का है और उठकर सोच रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं अभी अभी कार क्रैश में नहीं मर गया था? क्या मैं टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ पर आया हूँ? लेकिन कहाँ पर हूँ मैं? वो अपने आसपास देखता है और कहते है कि ये एनवायरनमेंट तो थोड़ा यूरोपियन लग रहा है। उसके बाद अपने चेहरे को देखता है कि ऐसा चेहरा तो मेरा तब था जब मैं 16 या 17 साल का था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरी ऐसी शक्ल ऐसी क्यों है? और सोचता है कि यार मैं पहले सच में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था, लेकिन उसके बाद मैं गरीब हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, उदास हो गया और एक हाथी जैसा हो गया था। तो वो सोचता है कि मुझे देखना ही होगा क्या ये सच है या फिर झूठ है। वो एक चाकू लेता है, अपनी उंगली को हल्का सा काटता है, लेकिन वहां से अजीब सा खून निकलता है। खैर खून तो नॉर्मल था, लेकिन उसे फीलिंग बहुत ही अजीब आ रही थी। वो एकदम से बहुत ज्यादा दर्द में अपनी उंगली को मुंह में डाल लेता ताकि ज्यादा खून ना बह जाए, क्योंकि छोटे से कट के बावजूद भी उसमें बहुत ज्यादा खून आ रहा था। और अब वो सोचता है कि यार ये बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। और तभी अचानक से उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। वो जिस बॉडी में रीइंकारनेट हुआ है उसका नाम होता है मून कैम्बल, जो कि अपने सारे टाइटल्स गवा देता है। वो एक प्रिंस होता है, वो भी नहीं रहता, वो भिखारी बन जाता है, गरीब बन जाता है, उसकी फैमिली उसे अबैंडन कर देती है। और तो और उसके फादर उसे कहते कि आज के बाद अगर तुमने इस जमीन पर कदम रखा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसने बहुत ही बुरा क्राइम किया था, जो कि हमें थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। लेकिन अब वो अपना सर पकड़ कर बैठा था कि यार मैं सच में वो स्टोरी में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। ये वो स्टोरी है जो बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहा था, जिसका नाम था प्रोटैगनिस्ट फीमेल इज द मेन हीरो। और इस स्टोरी में होता वही है जो टिपिकली एक स्टोरी में होता है कि उसकी फैमिली उसे अबैंडन कर देती है, उस लड़की को। उसके बाद वो जाती है दुनिया में, घूमती है, अपनी स्किल्स को डेवलप करती है, मॉन्स्टर्स को मारती है और पूरी दुनिया को जीत कर उसे बचा कर
वापस अपने घर आती है। लेकिन यहाँ पर बस एक छोटी सी दिक्कत है कि जो ये मोन कैम्पबेल, जो ये ब्लॉन्ड लड़का है, ये बस स्टार्टिंग में एक विलन होता है। ये बहुत सारे आदमियों को भेजता है उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन अब जो वो मेन कैरेक्टर होती है तो वो बहुत ज्यादा लेवल अप करती है, इसके प्लान फेल्स हो जाते हैं, इसकी फैमिली से निकाल देती है, भिखारी बन जाता है और 20 चैप्टर बाद किसी को इसका नाम भी याद नहीं रहता। मतलब रीइंकार्नेट होना एक बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर में जो कि एक छोटा मोटा विलन था, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां पर वो एक फीमेल को मारने गया था जो कि खुद एक मेन कैरेक्टर है। मतलब वो विलन तो बना लेकिन तब भी कोई सिग्निफिकेंट विलन नहीं बना। तभी दरवाजे पर खटखटाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। वो कहता है कि अंदर आ जाओ, और तभी मेड अंदर आती है, उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। अब वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद मेड बताती है कल के बैंकेट के लिए उसके कपड़े पहले ही आ चुकी है। वो कहता है कि ठीक है, उन कपड़ों को यहीं पर रख दो, लेकिन मेड नोटिस करती है कि उसकी उंगली पर एक कट लगा हुआ था, और वो कहता है कि बस ये हल्का सा कट लगा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे आगे मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त है, अगर तुम गैस कर लेते हो कि आगे क्या होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम एक सुपर थैंक्स करोगे, चाहे छोटे से अमाउंट का, लेकिन करोगे। तो गैस करो क्या होगा, कमेंट्स में गैस करना। 1 2 3। उसकी उंगली लेती है और उससे लिक करने लग जाती है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड वर्कर्स हैं और अपने काम को कुछ ज्यादा ही खुशी से करते हैं? और तो और वो उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि अपने आप को ऐसे चोट पहुंचाना बंद करो। और उस ब्लॉन्ड लड़के का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो सोचता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन मैं इस मोमेंट को याद जरूर रखूंगा। वो बाहर जाने से पहले भी एक और बार कहती है कि दोबारा से ऐसा कुछ मत करना। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो खुशी से पागल हो जाता है कि भाई ये दुनिया परफेक्ट है, यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि कल वो फंक्शन है जहाँ पर वो मेन हीरो को मारने की कोशिश करता है। इसका मतलब सारी प्रिपरेशन हो चुकी होंगी, वो दोबारा से गरीब बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा, जबकि वो इस दुनिया में सब कुछ पा सकता है जो भी आज तक उसने इमेजिन किया है। लेकिन ये गधा जिसकी बॉडी में वो आया है उसने सब कुछ अभी तक तबाह कर दिया होगा। लेकिन इसी टाइम पर जो मेड बाहर जा रही होती है, जा चुकी होती है, वो सोचती है कि अभी अभी इसने थैंक यू कहा। अब ये हो सकता है कि इसके रीइंकार्नेट होने से पहले ये ब्लॉन्ड बहुत ज्यादा बदतमीज था, लेकिन अब तमीजदार बन गया है। और अब वो अपने बेड में लेटकर सोच रहा होता है कि कैसे एक प्रिंस जो कि बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, वो एक रॉयल्टी में पैदा होता है, उसके साथ साथ उसके आसपास इतनी सुंदर मेड्स हैं, लड़कियां हैं, लेकिन तब भी उस गधे को दिमाग में ये क्यों आइडिया आया कि मेन प्रोटैगनिस्ट को जाकर मार देना चाहिए। और इन सब की शुरुआत होती है जब वो थर्ड प्रिंसेस को ड्रग देने की कोशिश करता है, बेहोश करने की या फिर मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब उसे पता है कि उसके फ्यूचर के साथ क्या होगा तो उसे चेंज कर सकता है शायद। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार वो अभी अभी कपड़े देकर गई है, फंक्शन कल है, मैं सब कुछ पहले ही बर्बाद कर चुका हूँ। कोई बुढ़ा, कोई औरत, कोई फेरी, कोई तो मुझे एक वरदान दे दो या कोई सिस्टम दे दो जिससे मैं इस चीज को बदल सकूं। अगर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ तो मेन प्रोटैगनिस्ट मेरे मुंह पर पैर रखकर यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन फिर वो उठता है और बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल जब प्रिंसेस यहाँ पर आएगी मैं अपने दोनों घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगूंगा। लेकिन तभी उसके सिर पर एक कोई चीज आकर गिरती है और उसके बाद वो बेड पर गिरती है। वो सोचता है कि कौन है। वो पीछे उड़कर देखता है, वो बुक थी जो कि उसके सर से टकरा कर उसके बेड पर गिर गई थी। और उस बुक को देखकर सोचता है कि आखिरकार किसी बूढ़े ने तो मेरी सुन ली, मुझे कोई ना कोई सिस्टम तो मिल गया है। वो बुक को उठाता है कि अब मैं फाइनली अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। वो जैसी बुक खोलता है वहां पर कुछ नहीं था, पूरी बुक ब्लैंक थी। वो सोचता है कि मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है, एक तो इतना घटिया रीइंकार्नेशन मिला है, ऊपर से जो सिस्टम मिला है वो भी ब्लैंक है। फिर वो सोचने लगता है कि ऐसे किसी तरह का एक्टिवेशन चाहिए, कोई स्पेल होगा, कुछ जेम वगैरह होगा। लेकिन उसके बाद सोचते सोचते उसके चेहरे से खून उसकी बुक पर गिरता है और उस बुक से एक बहुत ही डार्क और ऑमिनस ऑरा निकलता है और धीरे धीरे इस ब्लॉन्ड लड़के की आंखें बंद होने लगती हैं। इसके विजन ब्लर हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो एक जगह पर जमीन से बंधा हुआ था, इसके हाथ बंधे हुए थे, पैर, उसके साथ साथ गर्दन भी। तभी वहां पर एक अजीब सी लड़की आती जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी और कैंडल मूनलाइट वहां पर कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है। और वो कहती है कि बॉडी तो पेन करेगी ही, क्योंकि जब तुम एक लेसन सीखना होता है तो थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। वो कहते कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें सबके साथ बुरा कर कर उन्हें मजा चखाना चाहिए, लेकिन तुम तो सबको टॉलरेंस दिखा रहे हो कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, माफी मांग रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें सबको प्रूफ करना होगा कि तुम एक विलेन हो, तभी तुम कम्प्लीटली मेरे हो सकते हो।
और जो ये अचानक से तुम्हारा दिल बदल गया है कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, ये काम नहीं करेगा। और उसके बाद वही होता है जो हम सोचते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो दोबारा से वही अपने रूम में था, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन में था। अब पता नहीं वो लड़की कौन थी, लेकिन शायद वो लड़की मेन कैरेक्टर हो सकती है। वो चाहते हैं कि एक विलन बनकर रहे, लेकिन अगर ये एक विलन बनता है तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब दोबारा से होश में आने के बाद वो सोचता है क्या ये पास्ट की ग्लिम्स थी या फिर फ्यूचर की, पता नहीं। फिर वो सोचता है ये सब कुछ एक्टिवेट हुआ था जब मेरा खून इस पर गिर गया था। हो सकता है ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए एक वार्निंग हो गई हो। और जब वो बुक को खोलता है तो उस पर लिखा था कि अपनी किस्मत को मत बदलना। मतलब अगर वो कल जाकर घुटनों पर बैठकर 3 बार उससे माफी मांगता है तो कुछ भी बदलेगा नहीं, बल्कि उसका फ्यूचर और खराब हो जाएगा। अब वो सोचता है कि उस विजन में कैसे मुझे बांध कर रखा गया था और टॉर्चर किया जा रहा था, उसके कंपैरिजन में भिखारी बनना कोई बुरी बात नहीं लगती। लेकिन वैसे ही मैं एक मॉडर्न वर्ल्ड से आया हुआ मॉडर्न इंसान हूँ, मैं उससे अपनी किस्मत तो बदल ही सकता हूँ और उसके साथ साथ इस पूरी किंगडम की किस्मत बदल सकता हूँ। ये सब ग्रेटफुल होंगे कि मैं यहाँ पर आया, मेरे जैसे इंसान पैदा हुआ। और वैसे भी अरिस्टोक्रेट होना कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। वो सब इस छोटे से जमीन के टुकड़े से बंधे रहते हैं और यहीं पर रहते, यहीं पर राज करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ये पहुंच जाता है डाइनिंग टेबल पर, जहां पर ये बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सोचता है यार जिंदगी में अगर प्रिविलेज हो, अमीर माँ बाप हो तो जिंदगी क्या नहीं दे सकती। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि खाना बहुत एक्सपेंसिव था, प्लस वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद वहां पर उसके मॉम और डैड दोनों बैठे होते हैं। उसकी माँ सोचती है कि ये बहुत ज्यादा खुश लग रहा है और उसके फादर सोचते हैं कि ये शायद कल की सेरेमनी को लेकर एक्साइटेड है क्योंकि ये इसकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा। और उनके साथ साथ जाता और कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो कोई भी सस्पिशियस अराउज नहीं करना चाहता था। और अब इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें अकेले वहां पर जाने नहीं दे सकती क्योंकि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी और तुम्हें परेशान करेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ पहले ही प्रिंसेस सेसिलिया है, अगर कोई भी लड़की वहां पर मुझसे बात करती है तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही क्यूट वे में उसकी मॉम कहती है कि मुझे सेसिलिया पसंद नहीं है। और उस टाइम पर वो सोच रहा होता है कि उसके पेरेंट्स को उस पर इतना यकीन क्यों है कि सारी लड़कियां उसके पीछे होंगी और प्रिंसेस सेसिलिया मुझे डिजर्व नहीं करती, जबकि उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा लूजर था और हमेशा कंप्लेन करता रहता था, सब लोगों के साथ बदतमीजी करता था। और फिर वो सोचता है कि यार मुझे नाम तो याद है लेकिन ये प्रिंसेस सेसिलिया है कौन। और ये वही थर्ड प्रिंसेस है जिसे उसने ड्रग देकर मारने की कोशिश की थी। और उन सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो कि इसकी जिंदगी तबाह करते हैं। और प्रिंसेस सेसिलिया भी एक ऐसी लड़की है जो बाहर से बहुत ज्यादा टफ लगती है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा स्वीट है। और वो सोचता है कि यार मेरे माँ बाप सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, अच्छे इंसान है, मुझे शायद इसीलिए निकाला गया होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ, गधा और बदतमीज था। ये चीज उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती है कि मैं अपने पेरेंट्स को दुख नहीं पहुंचाना चाहता और उन्हें इन सारी चीजों में ट्रैक नहीं करना चाहता। और असली तबाही इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि लोगों को लगता था कि इसने ये काम खुद से नहीं किया था, इसके फादर ने इसे ऑर्डर दिया था कि वो प्रिंसेस को ड्रग करे और मार दे ताकि वो पूरे एम्पायर के लिए रिपेल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके पेरेंट्स सच में अच्छे इंसान थे। और फिर वो चलते चलते सोचने लगता है कि लेकिन फंक्शन तो कल है। और फिर वो सोचता है कि मुझे अभी तक ये क्यों नहीं पता कि अगर कल ड्रग देना है तो वो है कहाँ पर, मुझे वो कौन देगा, क्या कोई वहां से आकर मुझे पकड़ाएगा, क्या होगा। और जब ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा था, वहां से एक मेड आ रही थी जो कि चाय लेकर आ रही थी, उसके ऊपर गिर जाती है। और जैसे वो देखती है कि इसके ऊपर चाय गिरी है, वो फ्रीक आउट करने लग जाती है कि मुझसे गलती हो गई। उसके कपड़ों पर देखती है कि चाय गिर रही है, वो साफ करने लगती है और वो पहले ही रियलाइज कर लेती है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मुझे इस जॉब से निकाल देंगे, मैं सड़क पर जाकर कुत्ते वाला खाना खाऊंगी। उसके बाद जो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है वो डर जाती है और वो सोचता है कि यार मेरी रेपुटेशन इतनी खराब क्यों है, मैं बस मदद कर रहा था। लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, उसे गले लगाता और कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहा है और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। और वो कंफ्यूज हो जाती है, यंग मास्टर को क्या हुआ, ये तो कोई और ही इंसान है। वो पुरानी वाली मेड को बुलाता और कहता है कि इसका नाम क्या है और वो बताती है इसका नाम नोएल है। वो कहता है कि इसका ध्यान रखना, लेकिन वो कहती है कि हमें कल के इवेंट की तैयारी करनी है तो हम अभी रेस्ट नहीं कर सकते। और वो कहता है कि और हेल्प बुला लो क्योंकि इतना बड़ा महल सिर्फ 2 मिनट से तो नहीं चल सकता। उसके बाद एक इवेंट भी है तो वो कहती है कि हाँ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है
और अब वो दोनों आपस में बात कर रही होती कि आज से पहले कभी भी मास्टर ने ये नहीं कहा था कि और लोगों को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि उन्हें ये सारे नौकर्स या सर्वेंट जो भी होते हैं ये बहुत ज्यादा गंदे लगते थे। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और वो मेड कहती है कि कुछ और भी बदल चुका है, इससे पहले ही प्लान बदल जाए मुझे आगे प्लान प्रोसीड कर देना चाहिए। और वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो जाकर कुछ अजीब सी हरकत कर रहा होता है। एक चेस्ट में जाकर देखता है कि उसमें अंदर रखा क्या है। वहां पर वो ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जो कि उससे रिलेट करे कि वो थर्ड प्रिंसेस को बेहोश करने वाला है। फिर उसे मिलता है एक ब्लैक मार्केट कार्ड और उसे क्लिक होता है कि यही कार्ड वो है जिससे यूज किया गया होगा वो चीज बाय करने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेम्बर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट। वहां पर रात को जाता है और अपने सारे गार्ड्स या उनको कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ खरीद कर लेकर आता हूँ। उसके बाद वो याद करने की कोशिश करता है कि गेम में यहाँ पर मैप कहाँ पर था। फाइनली वो पहुंच जाता है। उसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स दिखाता, मतलब वो कार्ड दिखाता है और पासवर्ड बोलता है जो कि होता है सुअर रैट्स। और वो गार्ड उसे एक गेस्ट की तरह वेलकम करता है और अंदर जाकर ब्लैक मार्केट थी जहाँ पर पोशंस, पॉइजन सब कुछ मिलता है। वहां पर मैजिक क्रीचर्स भी होते हैं और एक क्लासिक चीज वहां पर स्लेव्स भी होते हैं। वो अंदर जाकर एक इंसान से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे एक ऐसा पोशन चाहिए जो कि मेजिस को बेहोश कर दे, वो भी बहुत टाइम तक, जिसकी कोई स्मेल ना हो, टेस्ट ना हो, उसका कोई कलर ना हो। और वो कहती है कि तुम स्लेव से बाय कर सकते हो। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं नहीं रुको रुको रुको। उसके बाद वो वहां पर पोशन लेने के लिए जाती है और इसके क्रिएटर बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि हमें पता ना चले कि जो चीज बेच रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन जब वो वहां से वो पोशन निकाल रही तभी वहां पर एक और कैरेक्टर एंटर होता है। अब तुम गेस कर सकते हो कि ये कौन है। और वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पोशन चाहिए जिसका कलर ना हो, टेस्ट ना हो, उसी को स्मेल ना हो और वो मेजिस को बेहोश कर सके। और वो सेलर कंफ्यूज हो जाती है कि ये पोशन मैं रेयरली कभी बेचती हूँ और अब मेरे सामने एक ही टाइम पर दो दो बायर्स खड़े हैं। उसके बाद वो वहां पर वो पोशन लेकर आती है और दोनों को कहती है कि ये वो पोशन जो तुमने डिमांड किया था, अभी ये रेड दिख रहा है लेकिन अगर तुम इसे वाइन में मिक्स करते हो या फिर किसी भी चीज में मिक्स करते हो तो ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद पहले वो लड़की से पेमेंट मांगती है और वो कहती है कि ये लेटर है, उसमें कुछ तो लिखा होता है। वो कहती है कि इस चीज को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या ये सच में सही चीज है। और वो कहते हैं कि तुम अपने सोर्सेज से पता कर सकती हो ये सही है या फिर नहीं है। उसके बाद वो तो वहां से चली जाती है। उसके बाद वहां पर मूनलाइट कैंडल होता है जो कहता है कि मेरे कार्ड से इस चीज को चार्ज कर लो। और उससे पूछता है जो उस लड़की ने अभी अभी वो लेटर दिया था वो क्या था। वो कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां सेल करती है। वो कहती है अगर 900,000 मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जबकि जो पोशन खरीदने आया था उसकी कीमत थी 150,000 और ये 900,000 मांग रही थी, उसका 7 गुना प्राइस। वो कहता है ठीक है मुझे जरूरत नहीं है। वो वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक मॉडर्न दुनिया से है, उसे पता है कि जब यहाँ पर एक ट्रैप दिख रहा है तो यहाँ पर क्यों जाना। और उन दोनों के जाने के बाद वो मास्क उतारती है और ऑब्वियसली वो एक लड़की थी। वो सोचती है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं किसको सेल करूंगी, हो सकता है कि मैं दोनों पार्टीज को ये इन्फॉर्मेशन सेल कर दूं और उसके बाद वहां पर केओस शुरू हो जाए। और हो सकता है यही वो इंसान है जिसकी वजह से ये ब्लॉन्ड पकड़ा जाता है कि ये प्रिंसेस के साथ ऐसा कुछ करने वाला है। अगली रात कैम्बल पैलेस में सीन शिफ्ट होता है। महल क्लूलेस नोबल से भरा होता है जो इधर उधर घूम रहे हैं और हमारा बंदा उनके बीच में खड़ा है। एक मुस्ताश वाला जेंटलमैन अपनी थर्ड डॉटर के साथ आता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर वो यंग मिस्टर कैम्बल से मिले। लड़की एक झलक प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखती है और तुरंत हिल जाती है, ट्रेम्बलिंग करते हुए फिर तेजी से भाग जाती है। उसके कपड़े फ्लटर करते हैं और वो चिल्लाती है कि उसकी माँ उसको बुला रही है। सच बोलूं तो ये रिएक्शन ज्यादा फियर जैसा लग रहा था, एक्साइटमेंट जैसा बिल्कुल नहीं। उसके फादर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ी डरपोक है, पर मून कामली कहता है इट्स ओके। तभी उसको लगता है कि कोई भी लड़की उससे मिलकर खुश नहीं है। क्लियरली उसकी रेपुटेशन काफी बुरी तरह से उस पर असर कर चुकी है। फिर भी उसका फादर लोन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है उसके बिहेवियर से। लड़का सच में स्टेप अप कर रहा है और आज की रात वो सिर्फ लड़का नहीं रहेगा बल्कि कैम्बेल फैमिली का एक मर्द बन जाएगा। मून उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि अपना बेस्ट करेगा। तभी एंट्रेंस पर आवाज लगती है कि सब चुप हो जाए। यूपोल एम्पायर की थ्रोन की थर्ड इन लाइन आने वाली है, वो जो ब्लेस्ड है विद द प्योरिटी ऑफ स्नो और जिसे लोग कहते हैं आइस गॉडेस। थर्ड प्रिंसेस सीलिया जो सस्पिशियसली केंशियन इम्पैक्ट की पाइमन जैसी लगती है। लोन कहता है कि वो बाकी गेस्ट के साथ मिंगल करेगा और मून से कहता है कि प्रिंसेस का ध्यान रखे। मून तुरंत आगे बढ़कर प्रिंसेस को बुलाता है
और कहता रहे कि काफी वक्त हो गया। वो उसकी तारीफ करता है और प्रिंसेस के बालों में छोटी सी स्पार्कल्स भी होती है जैसे पायमंड के। सच में उस लड़की की प्रेजेंस अलग ही लेवल की है। प्रिंसेस उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है। मून काफी स्वीट और जेंटल बिहेव करता है और प्रिंसेस सोचने लगती है कि कुछ तो अजीब है। तभी मून कहता है कि तुम्हें जर्नी से थकन हुई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। जैसे ही वो आगे चलती है सारे नोबल्स उसको देखकर बाव करते हैं। प्रिंसेस अपने मन में सोच रही है, क्या हो गया इस लड़के को आज, ये इतना पोलाइट क्यों बिहेव कर रहा है। उसी वक्त लगता है कैम्बेल ओवरहेयर कर रहा है, लोग बातें कर रहे हैं एक इलेजिटिमेट डॉटर के बारे में जिसका अपने हस्बैंड के साथ ड्यूएल हुआ था। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लोग उससे पसंद नहीं करते क्योंकि वो इलेजिटिमेट है, डिवोर्स हो चुका है और अब एयर बनने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कुछ लोग कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, ये सब बकवास है। और फिर गेस करो कौन आ रहा है प्रोटैगनिस्ट के साथ। इस वर्ल्ड की असली मेन कैरेक्टर एरियल बोर्ड, वो है लेफ्ट साइड पे ब्लैक हेयर वाली। सच बोलूं तो थोड़ी बेसिक सी लगती है, लेकिन अगर सोचा जाए तो प्रोटैगनिस्ट अक्सर स्टैंडर्ड ही होते हैं। ब्लैक हेयर, प्लेन फेस। वो नॉर्मल बिहेव करते हुए मिस्टर मून को ग्रीट करती है। मून ऑकवर्डली कहता है कि वो अच्छा है और उसका वेलकम करता है, पर अचानक एक बड़ा आदमी बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम यंग मास्टर से ऐसे कैजुअली बात कैसे कर सकती हो। वो थोड़ा रूड लग रहा था, लेकिन मून तुरंत उसको शट कर देता है और कहता है ठीक है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकती है, उसने ऑलरेडी काफी पोलाइट बिहेव किया है। ये सुनकर एरियल के अंदर मिनी मेल्टडाउन हो जाता है। वो सोचती है कि ये वही बंदा है जो उसे हमेशा एक बेकार इलेजिटिमेट डॉटर ट्रीट करता था, अब अचानक उसका नाम इतनी रिस्पेक्ट के साथ प्रोनाउंस कैसे कर रहा है। उसकी फ्रेंड भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी कैम्बल उसका हाथ बढ़ाता है और कहता है मिस लिया। एरियल शॉक हो जाती है कि कैम्बल उसका पूरा नाम जानता है, मिस लिया एंजल। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, एरियल थप्पड़ मारकर हटा देती है और कहती है अपनी स्कीम्स बंद करो। वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है ध्यान से सुनो, मैं यहाँ तुम्हारे फादर की वजह से आई। तुमने अगर कोई शेडी काम करने की सोची भी लिया या मुझ पर, तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये कहकर वो चल देती है। मुझे ऑलरेडी ये लड़की पसंद आई। राइचस हीरो एक्ट प्ले कर रही है, लेकिन अंदर से चाहती है कि मून थोड़ा गड़बड़ करे। मून सोचता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, प्रोटैगनिस्ट से डील करना मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। रात के बाद वो अपने रास्ते चली जाएगी और वो अपने और शायद दोबारा कभी मिलना ही ना हो। थोड़ी देर बाद मून अपना स्पीच देता है। पता चलता है आज उसका बर्थडे है, 18 साल का हो गया है। सब क्लैप्स करते हैं और उसको अमेजिंग कहते हैं। उसको लगता है फिर से एक एपिसोड होने वाला है, लेकिन अब असली बिजनेस स्टार्ट होता है। उसकी नजर पड़ती है पैमन लुकलाइक पर, जो मिरर के पास खड़ी है। वो उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, सॉरी बोलता है अगर रूड लग रहा हो तो, और कहता है क्या मुझे डांस का ऑनर मिलेगा। वह अब तो अपने आप को रॉयल्टी समझने लगा। प्रिंसेस नेचुरली एक्सेप्ट कर लेती है और वो आउटफिट सीरियसली हैवी फायर पावर है। उसके एक्सेसरीज लग रहे हैं जैसे फट पड़ेंगे। नोबल्स ऑकवर्डली इधर उधर देख रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट एक कोने में केक खा रही है और देखती है मून को प्रिंसेस के साथ डांस करते हुए। प्रिंसेस उसके स्टेप्स की तारीफ करती है और मून कहता है कि वो अभी बिगिनर है। प्रिंसेस नोटिस करती है कि मून कितना चेंज हो गया है और कहती है अब तुम फाइनली नोबल की तरह बिहेव कर रहे हो। उसको बस अजीब लगता है कि पहले उसका डांस इनविटेशन कितना एरोगेंट था। वॉरियर, I shall grant you the mercy of a dance. Be grateful. मून ऑकवर्डली कहता है ये भूल जाओ, पास्ट में छोड़ दो। म्यूजिक बजता है और दोनों डांस करते हैं। टिपिकल कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेजेस। फिर अचानक मून उसके पीछे स्लाइड करता है जैसे एडवेंचरर स्टाइल बैकअप बुलाने वाला हो। प्रिंसेस कहती है कि उन्हें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी है। उसको ऑलरेडी पता है ये मैरिज बस पॉलिटिकल अरेंजमेंट है दोनों फैमिलीज के बीच। मून कहता है अगर तुम कैंसिल करना चाहती हो तो हम साथ मिलकर उसे कैंसिल कर सकते हैं। प्रिंसेस थोड़ा पुल बैक करती है और कहती है कि इस पर बाद में और बात करेंगे। वे सजेस्ट करती है कि क्यों ना अभी उसके रूम चले। मून शॉक हो जाता है, लेकिन अब लेट हो चुका है। वो ऑलरेडी उसका हाथ पकड़कर खींच रही है। साइड में दो मिस्चीवियस मेड्स खड़ी होती है जो सब देख रही होती है। वो धीरे से विस्पर करती है कि देखो वो लड़की उस मेंटली चैलेंज्ड मास्टर के साथ चली गई। तुम समझ ही गए हो
वो लोग कौन सा वर्ड सोच रही होंगी। दोनों कहती हैं कि जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अब ये लायन हार्ट का टेरिटरी है। रूम के अंदर मून उसको ड्रिंक ऑफर करता है। प्रिंसेस पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि वो एक ड्रॉप भी नहीं पी सकती। अब मून रियल ट्रबल में है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट ने कैसे इस लड़की को जीता था। ऊपर से उसको अभी पोशन भी देना था। अगर वो ड्रिंक ही नहीं कर रही तो ये प्लान कैसे चलेगा। वो कैजुअली पूछता है कि तुम्हें क्या ड्रिंक पसंद है। प्रिंसेस कहती है कॉफी, फिर तुरंत चेंज करके कहती है कि चलो ब्लैक टी ले लूंगी। टर्न्स आउट रूम में बस दो ऑप्शन थे, ब्लैक टी और वाइन। प्रिंसेस थोड़ा पजल्ड लगती है लेकिन मून उसको वेव करके कहता है मैं ले आता हूँ। प्रिंसेस अपने मन में सोचती है ये इतना एंथुसियास्टिक टी बना क्यों रहा है। ऑब्वियसली वो पोशन स्लिप करने जा रहा है। मुझे लगा ये स्लीपिंग पोशन होगा लेकिन वो अपने आप से कहता है इस ड्रॉप से कोई प्यार में गिर जाता है। साथ में एक और वायल है जिसका यूज करने से वो हेजिटेंट है। तभी प्रिंसेस उसको बुलाती है और मून इतना स्टार्टल्ड हो जाता है कि तुरंत स्पिन करके मुड़ता है और थोड़ा पोशन गिर जाता है। साथ ही दूसरा वायल पर भी गिरता है। टर्न्स आउट वो एक एथ्रोडिजियाक था। मून बिलीव्ड है कि दोनों पोशंस कोई मैजिकल ट्रेस नहीं जीवते लेकिन फिर उसको लगता है कि काफी पोशन फ्लोर पर गिर गया। उसका ओरिजिनल प्लान था थोड़ा पोशन बेचकर पैसा बनाना लेकिन अब सब खत्म। वो टी लेकर आता है तभी कोई विंडो से झांक रहा होता है। प्रिंसेस कैजुअली कमेंट करती है कि कैम्बल फैमिली की ब्लैक टी का कलर कितना रेड और शाइनी है। मून तुरंत बोल देता है ये एक रेयर हर्ब है, ईस्ट से एक डेलिकेसी। प्रिंसेस उसके साथ चलती है और कहती है पहले तुम पियो। मून शॉक होता है, क्या बेईमान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं तो ऑनेस्ट यंग नोबल हूँ। लेकिन प्रिंसेस कहती है नोबल एटिकेट के मुताबिक सर्वेंट को पहले टेस्ट करना चाहिए। जैसे ही वो कप उठाता है प्रिंसेस उसे स्नैच करके कहती है कि तुम्हारा कप बेटर लग रहा है, स्वाप करते हैं। एक सिप के बाद ही प्रिंसेस वूजी फील करती है, कप गिर जाता है और वो सोफा पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मून सोचता है स्मार्ट मूव था दोनों कप्स में पोशन डालने का। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक गिर जाता है और वो सोफा पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मून सोचता है स्मार्ट मूव था दोनों कप्स में पोशन डालने का। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक अभी प्रोटैगनिस्ट रूम में आकर उसको मारने की कोशिश करती लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। वो सस्पिशियस लगने के लिए प्रिंसेस की स्कर्ट थोड़ा नीचे करता है, आउटफिट के कुछ बटन खोल देता है, अपना शर्ट उतार देता है और कहता है परफेक्ट लग रहा है। जो भी अंदर आएगा वही सोचेगा जो मून चाहता है। इस बार वो सच में कंडेम होने के लिए रेडी है। प्रॉब्लम बस ये है कि टाइम पास होता जा रहा है और कोई आता ही नहीं। हाफ एन आवर बीत जाता है और अभी तक ओरिजिनल सीन ट्रिगर नहीं होता। स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट हॉल में वॉक कर रही थी, तभी कोई उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और तब वो रूम में एंटर करती है। मून सटली याद करता है कि शायद वो नुल ही था जो टी गिराता था, लेकिन उसने एन से कहा था नुल को रेस्ट करने दो और इसी वजह से पूरा चेन ऑफ इवेंट्स चेंज हो गया। और देखो जब मून अपने मास्टर प्लान में फंसा हुआ था तभी लड़की अपनी आंखें खोल देती है। वो धीरे से उठती है। टर्न्स आउट जो एफ्रोडिजियाक गिर गया था वही उसके कप में चला गया था जो उसने स्नैच किया था। अब मून खड़ा कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि रूम इतना ठंडा क्यों फील हो रहा है। और तभी बम एक ठंडी सी हैंड उसका फेस पकड़ लेती है। एक फ्रीजिंग मैजिक ब्लास्ट उसको सीधा फ्लोर पर पटक देती है। मून तुरंत कहता है काम डाउन पेमन, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो तुरंत उसको शट कर देती है और कहती है एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। मून रियलाइज करता है कि लड़की के साथ कुछ सही नहीं है। वो बोलता है डॉक्टर बुलाता हूँ, लेकिन अब देर हो चुकी है। उसके रिस्ट्स ऑलरेडी पिन्ड है। प्रिंसेस धीरे से मुरमुर करती है कि उसका बॉडी कोल्ड फील कर रहा है और मून का वार्म। मून फिर से रिक्वेस्ट करता है काम हो जाओ, लेकिन नहीं, वो तुरंत उसको किस कर लेती है। मून बस प्रे करता है कि एरियल जल्दी आ जाए उसको बचाने, वरना ये एक्ट अब सच बन जाएगा। और देखो एरियल हॉलवे से गुजर रही होती है, अनॉयड है क्योंकि उसकी ड्रेस पर स्टेन लग गया। तभी वो कुछ अजीब सी साउंड सुनती है। एन उसके पास आकर कहती है कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। एरियल थोड़ा डाउट करती है लेकिन एन तुरंत ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस क्लीन कर देती हूँ। वो एक स्पेल कास्ट करती है और ड्रेस बिल्कुल स्पॉटलेस हो जाता है। एरियल इम्प्रेस्ड होती है कि यहाँ के मेड्स भी मैजिक जानती है। तभी एक मेड कैजुअली मेंशन करती है कि पाचीची केक सर्व होने वाला है पार्टी में। ये सुनते ही एरियल की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से थैंक यू कहती है। एन हल्की सी स्माइल करती है
लेकिन जैसे ही मुड़ती है उसका फेस एक इवल लुक में बदल जाता है। एरियल डम तो नहीं है, या फिर शायद है। उसको थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है, जैसे हवा में ब्लड की स्मेल हो, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं ड्यूक की मेंशन में हूँ, इन्वॉल्व नहीं करूंगी। और ऊपर से उसको ट्रस्ट है कि पेमान खुद ही उस स्पॉइल्ड ब्रैट को हैंडल कर लेगी, केक से बड़ा कुछ नहीं। सो शी डजंट केयर। नियर बाय वही शेडी मेट्स आपस में बात कर रही होती है कि क्या एरियल टारगेट थी। ग्रे हेयर वाली कहती है नहीं, उसका टारगेट नंबर 9 था, लेकिन उसने उसको मार दिया, चाहे वो हायर रैंक ही क्यों ना हो। दूसरी मेट कहती है जल्दी करो वरना कैम्बल आ गया तो मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन पार्टनर बोलती है टेंशन मत लो, मैंने सिचुएशन चेक कर लिया है, एक्शन फुल स्विंग में है। इसी बीच हमारा लड़का एकदम रेक बन चुका है, बॉडी पूरी स्क्रैच्ड अप, थका हुआ और एग्जॉस्टेड। वो सोचता है या ये क्या हुआ, फिर रियलाइज करता है कि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं, ये सब स्ट्रगल सिर्फ उसके डिफेंड करने का था। तभी पाइमन उठकर खड़ी होती है, उसके फेस पर स्वॉर्ड रख देती है और डिमांड करती है आखिरी वर्ड्स बोल दो। मून उसको काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोल्डली कहती है कि बिना कुछ कहे ही तुम आफ्टर लाइफ जा रहे हो। मून पैनिक कर जाता है, उसे डाउट होता है कि क्या इस बार दोबारा रीइंकार्नेट भी होगा या नहीं। घबराहट में वो ब्लर्ट्स आउट करता है कि उसके इंटेंशंस सच में लव से आए थे। वो इमोशंस के साथ ग्लो करता है, होप करता है कि गॉड्स उसे एक सेकंड चांस दे, लेकिन स्वॉर्ड उसकी गर्दन के पास ही आ जाती है। प्रिंसेस ठंडी आवाज में बोलती है तुम सच में डिस्कस्टिंग हो। मून तुरंत अपोलोजाइज करता है और कहता है रिलैक्स करो, हमने तो कुछ एक्सट्रीम किया भी नहीं। लेकिन वो स्नैप बैक करती है तुम फिल्थी हो जो अपने गंदे एक्शंस को सिंसियर बोल रहे हो। अगर तुमने एक्चुअली एफर्ट डालकर मुझे जीतने की कोशिश की होती, शायद मैं मैरिज एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन तुमने स्लीजी तरीका चुना, ड्रग्स और ट्रिकरी। मून फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका इंसल्ट करने का इंटेंशन कभी नहीं था, पर वो उसकी बात कट करके ऑर्डर करती है घुटनों पर बैठो। तभी दूर के दूसरे साइड से कुछ सुनाई देता है। प्रिंसेस तुरंत उसका नेक पकड़ती है और फोर्स करती है कि बाहर के लोगों को ऑर्डर देके चले जाओ। उसको फ्लोर पर फेंक देती है और कहती है अब जल्दी से अपने कपड़े पहनो और जो भी दूर पर है उसको हैंडल करो, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। बेचारा मून 3 खराब ऑप्शंस के बीच अटक जाता है, सीलिया के हाथ से मरना, किंग के हाथ से लटका दिया जाना, या किसी मिस्टीरियस स्ट्रेंजर के डंजन में फंस जाना। और वे क्या वो प्रोटैगनिस्ट थी? नहीं, वो कोई और लूनेटिक लग रहा था। दूसरी तरफ दूसरी लड़की कैजुअली अपनी टाइट्स पहन रही होती है और कहती है कि मून तो वैसे भी अब मरने वाला है। मून हिम्मत करके दूर खोलता है और शॉक हो जाता है। सामने वही मेड खड़ी है जो कहती है कि उन्होंने कुछ वक्त साथ में बिताया था और वो खाना लेकर आई है। मून उस मेड को कहता है कि खाना वहां रख दो और उसका शुक्रिया भी करता है, लेकिन तुरंत रियलाइज करता है कि उसने इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं, तो फिर ये है कौन? मेड कहती है कि उसे बैंक्वेट के लिए हायर किया गया था, लेकिन मून सोचता है ये अजीब है क्योंकि नए स्टाफ या मेड्स को यहाँ लाने की इजाजत ही नहीं थी। वो अग्री कर देता है और तभी मेड अचानक डैश करके उसको नीचे गिरा देती है। मून तुरंत समझ जाता है कि इसका असली टारगेट पेमन है। मेड 2 नाइफ्स लेकर लीप करती है और बूम एक एक्सप्लोजन होता है। जब मून ऊपर देखता है तो एटलीस्ट आइस क्वीन अपने आप को डिफेंड कर लेती है। पेमन तुरंत डिमांड करती है कि क्या उसका इडियट ब्रदर ने ये असैसिन भेजा है। मेड कैजुअली रिप्लाई करती है कि डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है। सीन शिफ्ट होता है एक और रूम में जहां गोल्डन ऑर्ब्स फ्लोट कर रहे होते हैं और विस्पर करते हैं कि प्रिंसेस कैम्बल एस्टेट में आज रात मर जाएगी। लगता है ये किसी व्हाइट हेड लड़की का काम है जो सब जानती है। एक्सप्लोजन के बाद वापस रूम में मेड पीछे हट जाती है और कहती है पेमन का मैजिक एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा डेंस है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब वो इनकैंटेशन सुनती है। पेमन अब एक आइस स्पेयर चार्ज कर रही होती है और उसके स्कल को स्क्यू करने वाली होती है। दोनों के बीच ब्रूटल क्लैश शुरू हो जाता है और हमारा मून बस सोचता है जब गॉड्स लड़ते हैं तब मॉर्टल्स सफर करते हैं। उसके पास लिटरली कुछ भी करने को नहीं है। वो डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो सील्ड होता है। वो किसी चीज के पीछे छुप जाता है और सोचता है कि ये मेड बैरियर स्पेल डाल चुकी है ताकि कोई और अंदर ना आ सके। तभी उसको याद आता है कि कल ही स्टाफ चेंज हुआ था। इसका मतलब कोई पहले से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। एक अटैक लगभग उससे टच करता है और अब वो बस यही प्रे करता है कि पेमन जीत जाए, लेकिन उसको देखकर लगता है
शायद ये भी अच्छा ना हो, क्योंकि अगर वो जीत गई तो उसको भी मार देगी। मैड कहती है कि पैमन एक जीनियस है। पैमन फील कर लेती है कि कोई ग्रेविटेशनल मैजिक से उसके फुटवर्क को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। वो डिमांड करती है मैड को कि सच बताओ कौन है, वरना दोनों यहाँ मर जाएंगे। मैड बस कहती है रूमर्स सही थे, पैमन सच में जीनियस है। ये सुनकर पैमन स्नैप करती है और कहती है शट अप और नाम बताओ वरना मर जाओगी। लेकिन मैड कहती है उसका काम किसी को मारना नहीं, बस टाइम बाय करना है। तभी पूरा रूम शेक होने लगता है। दूसरी ग्रे हेयर मेड कहती है कि चेंबर अब फुली सील्ड है। दूसरी एक वायल निकालकर डिक्लेयर करती है कि वो 100 बच्चों की जान सैक्रिफाइस करती है लॉर्ड ऑफ द मेल्टेड वर्ल्ड के लिए। लेकिन मेड स्माइल करती है और कहती है कि वो नीचे आए और इस वर्ल्ड को सप्रेस करे। एक रेड एनर्जी पूरे रूम को फ्लड कर देती है और पैमान को वॉल से पटक देती है। उसे समझ आता है कि अगर अब रैट्स आ गए तो उसका चांस 0 है। मेड कंफर्म करती है कि वो लोग रैट्स है, लेकिन असली टारगेट प्रिंसेस है। वो दोबारा स्ट्राइक करती है, लेकिन पैमान हमारे प्रोटैगनिस्ट का डैगर यूज करके ब्लॉक कर लेती है। मेड शॉक होती है कि ये लड़की ब्लडीड है, टाइट्स टोन है, रिब्स क्रश्ड है, एग्जॉस्टेड है, फिर भी वाइटल पॉइंट्स बचा गई। लेकिन अब उसके पास ब्लड मैजिक बचा ही नहीं। एक ब्रूटल किक रिब्स में लगती है और वो फ्लोर पर क्रैश होती है। फिर भी पैमान अलग ही बनी है। वो वापस उठ जाती है। असैसिन कहती है कि वो उसको पेनलेस डेथ देगी और फिनिशिंग ब्लो के लिए जंप करती है। ब्लड स्प्रे होता है, लेकिन गेस करो क्या, हमारा मून उसके सामने आकर हिट टैंक कर लेता है। कोई ब्लॉक, कोई डिफ्लेक्ट नहीं, सिर्फ प्योर करेज। और अब हमें क्लैरिटी मिलती है कि शायद ये सब एन के पीछे था। 1+1=2 कवर पर भी एन ही है। सीन कट होता है, एन उसका नाम बुलाती है और पैमन गुस्सा करती है कि क्यों बुलाया। मून फ्लोर पर पड़ा होता है, खून थूकता हुआ याद करता है जब मेड ने पहले बोला था तुम जा सकते हो। उसने भागने का सोचा था, लेकिन डिसाइड किया कि नहीं। मून एन से पूछता है कि तू ये सब क्या कर रही हो। एन उसको बस कहती है यूजलेस फूल, रास्ता मत रोको। पैमन सीधा उसके पास से निकलती है और उसकी गर्दन स्लैश कर देती है। मेड घुटनों पे गिर जाती है और आइस प्रिंसेस डिक्लेयर करती है इट्स ओवर। मून फ्लोर पर पड़ा हुआ बस जिंदा रहने की कोशिश करता है। पैमन उसके पास नील करके सोचती है कि अगर मून उसके लिए जंप किया था तो इसका मतलब ये असैसिन्स उसने हायर नहीं किए थे। और जो सबसे ज्यादा शॉक करता है वो ये कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया बिना किसी रीजन के, क्योंकि अगर प्रिंसेस मर जाती तो कोई उसकी सैक्रिफाइस के बारे में जान ही नहीं पता। मून कहता है अब ये सब मैटर नहीं करता, बस जैसा तुमने कहा था। उसने एक मर्द की तरह एक्ट करने का चॉइस लिया। ये सुनकर दिल टूट जाता है, लेकिन पैमन कोल्डली कहती है कि उसके पल्स से लगता है उसके पास 3 और सेंटेंसेस बोलने का टाइम है, तो वाइजली चूज करे। वो कहती है अपना फाइनल मैसेज डूक तक पहुंचा देगी। मून अपना हाथ उसके फेस तक बढ़ाता है और सच सच कहता है आई एम सॉरी। कहता है कि एंड में उसके फीलिंग्स रियल थे। उसका हाथ नीचे गिर जाता है और लगता है जैसे वो मर गया, एक लेजेंड की तरह गया। लेकिन हम सब जानते हैं वो सच में नहीं मरेगा। पैमन कहती है ये बास्टर्ड ऐसे सॉरी बोलकर नहीं मर सकता, उसको जीना होगा और अपने हर एक्शन का प्राइस देना होगा। वॉइड में मून फ्लोट कर रहा है, डिजी फील करता है, फ्लश्ड विद हीट। उसे लगता है डेथ इनएविटेबल है, लेकिन एटलीस्ट ये बेटर है गेम के स्टोरी लाइन से। अब उसने अपनी लाइफ अपने तरीके से खत्म की। लेकिन तब एक ब्लैक एनर्जी आती है और एक पैनल खुलता है जिसमें प्रोग्रेस ब्रेकडाउन होता है। एरोगेंस, एनवी, ग्रीड, शेमलेसनेस, लेजीनेस, ये क्लियरली 7 डेडली सिंस से लिंक्ड है। उसका स्कोर ग्लटनी -90%, एनवी 99%, एरोगेंस 50%। पेजेस फ्लिप होते हैं और वो चीज कहती है कीप ट्राइंग फॉर नाउ। मून गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम पहले क्यों नहीं आए जब मैं मर रहा था। और फिर आवाज आती है इग्नोर। सीन शिफ्ट होता है सीओएस में, जहां एशेस फ्लोट कर रहे होते हैं और कोई मुरमुर करता है कि कैम्बल एक्चुअल टारगेट नहीं था। तभी एक हैवी वॉइस पूछता है मेरे बेटे के साथ क्या किया तुमने। और एंट्री होती है फादर की, जो प्योर लायन हार्ट ऑरा रेडिएट कर रहा होता है। असैसिन तुरंत हिल जाती है। डैड कामली कहता है कि वो गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया गया था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? बोलो अभी, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? ये बंदा यूजुअली सॉफ्ट है, लेकिन अब एक बीस्ट बन गया है। प्रोटैगनिस्ट के लिए पॉजिटिव बात ये थी
कि वो मरने से पहले थोड़ा ऑरा ग्राइंड कर पाया, बिल्कुल संग जिन हू स्टाइल। फिर सीन कट होता है। मून अपने बेडरूम में उठता है और उसके पास बैठी होती है एन, वही एन जो अब डेंजरस प्रूफ हो चुकी है। मून उठता है और वो पूछती है कि क्या यंग मास्टर अब बेटर फील कर रहे हैं, क्या डॉक्टर चाहिए। मून उठने की कोशिश करता है बाथरूम जाने के लिए, लेकिन चेस्ट पेन से गिर जाता है। वो कहता है कि उसके लेग्स वीक फील कर रहे हैं, अब उसको ध्यान रखना है। एन पर ट्रस्ट करना अलाउड नहीं है। एन कहती है कि उसकी फियांसे ने कहा है कि उसका ख्याल रखे, इसलिए वो उसके पास रहेगी। और फिर कहती है कि वो उसको बातें करने में हेल्प करेगी और तुरंत उसके कपड़े खोलने लगती है। मून तुरंत रोकता है और कहता है कि अभी वो बेटर फील कर रहा है। एन कहती है ठीक है तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी उसे उठाकर बाथरूम ले जाती है। बाद में वो कहती है कि तुम 3 दिन तक सोए रहे और प्रिंसेस पेमन खुद ने उससे कहा था तुम्हारा ख्याल रखे। तुम बेयरली सरवाइव किए हो, बहुत ज्यादा ब्लड लूज हुआ और ऑक्सीजन भी मिसिंग था। तुम लकी हो कि पेमन ने मैजिक यूज करके तुम्हें जिंदा रखा। ये सुनकर मून रियलाइज करता है कि शायद पेमन ने पोशन वाली बात मेंशन नहीं की, लेकिन एन बोलती है प्रिंसेस ने एक इम्पोर्टेंट चीज जरूर मेंशन की थी। वो रिवील करती है कि पूरा असैसिनेशन प्लॉट अनकवर हो गया। उसके फादर ने एक अटैकर को कैप्चर करके टॉर्चर करके ट्रूथ निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्हें किंग से माफी मांगनी पड़ेगी। उनकी डॉटर उनके एस्टेट में डेंजर में थी और सबसे अजीब बात, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। अपेरेंटली प्रिंसेस पेमन ने किंग से कुछ ऐसा कहा जिससे वो माफ हो गया। मून रिलीफ फील करता है और बेड पर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन एन तुरंत लीन करके पूछती है तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो, क्या हुआ, प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ था क्या। मून तुरंत डिनाई करता है और कहता है नहीं ऐसी हिम्मत ही नहीं मेरी, वो तो मुझे स्लाइस कर देती। एन लाफ करती है और कहती है मेडिसिन अभी गर्म है, ड्रिंक कर लो। मून सिप लेता है और तुरंत गैग करता है। ये क्या चीज है। एन एक्सप्लेन करती है ये एक टॉनिक है जो उसका ब्लड सप्लाई रीबिल्ड करेगा। तभी सीन कट होता है। मेड्स डोर के बाहर गॉसिप कर रही होती है। वो कहती है जब भी यंग मास्टर सावर चीज खाता है तो सबको विप करता है, लेकिन आज अजीब बिहेव कर रहा है। वो सोचती है कि मैडम को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मून उन्हें कहता है चुप रहो, ये बस रेगुलर मेडिसिन है। फिर वो पूरा ड्रिंक फोर्सफुली पी जाता है। मेड्स थोड़ी स्पूक्ड होकर डोर क्लोज करती है। मून कंफ्यूज लगता है और तुरंत सब वॉमिट कर देता है। लगता है जैसे क्रूड ऑयल वॉमिट हुआ हो। और सबसे खराब बात ये थी कि रिकवर करने के लिए उससे ये मेडिसिन और 2 बार पीना पड़ेगा। एन कैजुअली कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं पैनकेक्स और थोड़ा टी बना देती। वो उसको केक का स्लाइस देती है और मून शुक्रिया बोलता है और कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें रेज मिलना चाहिए। एन अपना स्कर्ट थोड़ा ऊपर लिफ्ट करके कहती है कॉम्प्लीमेंट अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अब मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। जाते हुए वो कहती है नाइट स्टैंड चेक करो, एक लेटर रखा है। मून उसे तुरंत बुलाता है और कहता है वेट, तुमने पहले कहा था कि मैंने ये सावर मेडिसिन ऑलरेडी 4 टाइम्स ले लिया था, ये कैसे पॉसिबल है। मून सोचता है जैसे ही मेरे मुंह को टच करता है मैं उल्टी कर देता हूँ। एन बिल्कुल शांत रहकर जवाब देती है मैंने अपने मुंह में चीनी रखी और तुम्हें पास कर दी। वो आधा सेकेंड रिलैक्स होता है, फिर इमेज क्लिक करती है और उसे समझ आता है क्या हुआ।